वहाँ का माहौल ऐसा था कि मतलब वहाँ फोकस किया जाता था कि बच्चे को आगे चल कर के अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र के एक दिग्गज राजेंद्र मसाने जी से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस मंच पर बुलाने के लिए। सर, शुरुआत हम करते हैं आपके परिचय से। आपका एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र मसाने है और मैं बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के नेपानगर क्षेत्र से आता हूँ। मैं दैनिक उज्ज्वल समाचार पत्र में इंदौर संभाग ब्यूरो के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर। सर, हम शुरुआत करते हैं कि आपका जो सफ़र रहा बचपन से लेकर एक संभाग ब्यूरो तक पहुंचने का, तो वो किस तरीके से रहा, उसका एक छोटा सा रूप हमारे दर्शकों। देखिए, मेरी जो शिक्षा हुई है वो नेपाल लिमिटेड की एक हाई स्कूल हुआ करती थी, उससे मेरी शिक्षा हुई है। और वहाँ का माहौल ऐसा था कि मतलब वहाँ फोकस किया जाता था कि बच्चे को आगे चल कर के अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। जब बचपना था तब तो बहुत सारे लक्ष्य हमारे सामने थे, क्योंकि मेरे बड़े भैया अभी होमगार्ड में हैं और उससे पहले कई लोग मेरे वार्ड के आर्मी वगैरह में हुआ करते थे, तो मेरा उस ओर ध्यान ज़्यादा था। तो और हमारी स्कूल में एनसीसी हुआ करती थी, तो जब मैंने एनसीसी ज्वाइन की तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सीखने के बाद में जब मैं कॉलेज लाइफ में आया, तो कॉलेज लाइफ में आने के बाद में मैंने दिल्ली परेड में मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ से जब मैं आया, मैंने कई भर्तियों को ट्राई किया, लेकिन किसी कारणवश मेरा हो नहीं पाया। लेकिन एनसीसी में एक चीज़ मुझे सीखने के लिए मिली कि ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर एनसीसी ज्वाइन की है या हमारा रुचि डिफेंस क्षेत्र में है तो हम वहीं जाए। एनसीसी हमें ये सिखाता है कि हम एक आम नागरिक के तौर पे भी भारत देश में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको करके देश सेवा कर सकते हैं। जी सर। तो यहाँ और उसके बाद हम चाहेंगे सर कि आप जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो आपका पत्रकारिता के में क्षेत्र में आना कैसे? देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हुआ करते थे। मैं कॉलेज से नया निकला ही था और सोशल मीडिया के क्षेत्र में मैंने कदम रखा ही था, तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत कुछ कमियां हमारे आसपास के वातावरण में है। तो मैं सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने छोटे छोटे जो कंटेंट है वो पोस्ट किया करता था। तो मेरे नेपानगर के ही हमारे बड़े भाई साहब है मुकेश तायड़े जी, उन्होंने उस चीज़ को पहचाना, मेरे लिखने की कला को, और उन्होंने मुझे बताया कि भैया आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आइए, और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लेख आप सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, यही लेख अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आकर के करते हैं तो इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इस तरीके से फिर मैं पत्रकारिता में ज्वाइन हुआ। बिल्कुल सर। पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। जी बिल्कुल। और आपका काफ़ी लंबा सा अनुभव है जी। तो उसमें आपको पत्रकारिता करते हुए कोई ऐसी चुनौती आई जिसका सामना करके आप हताश हुए, लेकिन वापस से आप अपने राह पर निरंतर रहे और उसका सफलता में एक सॉल्यूशन हल निकाला आपने, वो आप अगर साझा करना चाहें तो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो चुनौतीपूर्ण तो बहुत है, क्योंकि पहले जिन लोगों ने पत्रकारिता की उनके सामने भी कई चुनौतियाँ हुआ करती थी, लेकिन एक यंग उम्र होने के कारण हमारे परिवार की आशाएं हमसे जुड़ती है कि हमारा बच्चा कुछ किसी नौकरी पानी में या कोई रोजगार के क्षेत्र में जाए, और ऐसे समय में हमने पत्रकारिता को चुना। जब हमने पत्रकारिता को चुना तो घर परिवार में एक माहौल बना कि यार इसमें कमाई का जरिया नहीं है। मतलब किसी भी पत्रकार को अगर उसका एजुकेशन हाई है और किसी चैनल से उसको सैलरी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप से पत्रकारिता चुनना और पत्रकारिता में लगातार कार्य करना, तो यहाँ पर इनकम का कोई सोर्स नहीं होता है। जो कुछ होता है वो हमें
पत्रकारिता के साथ में कुछ दूसरा कार्य करना होता है तब होता है, लेकिन जब हम पूरा ध्यान पत्रकारिता पे लगाते हैं तो हमारे इनकम के ऊपर काफ़ी दिक्कतें आती है। उससे फिर घर परिवार का प्रेशर होता है, और जिस उम्र में हम लोग कई लोगों का होता है कि भाई यार लड़का करता क्या है, शादी ब्याह में भी काफ़ी तकलीफें आती है। लेकिन उन चुनौतियों को हमने एक्सेप्ट किया। जिन्होंने मुझे पत्रकारिता में लाया था उन्होंने ही मुझे गाइडलाइन काफ़ी अच्छा किया, और उन्होंने मुझे बताया कि पत्रकारिता करने के साथ साथ आपको आपका एक निजी उद्योग धंधा भी करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कुछ सरकारी लोन वगैरह के बारे में, जो योजनाएं चल रही है शासन की, उनके बारे में बताया। तो उसको मैंने ध्यान में रखा। अब मेरे पास में एक स्किल थी ड्राइविंग की, जी तो ड्राइविंग स्किल के बलबूते पे मैंने अपनी 4 व्हीलर के लिए लोन लिया, और 4 व्हीलर लेकर के मैंने एक शासकीय कार्यालय में अटैच की। तो वहाँ से जो है मेरा इनकम ऑफ सोर्स जनरेट हुआ। तब घर परिवार को भी थोड़ा लगा कि हाँ, हमारा बच्चा थोड़ा ठीक लाइन पे है। मीन्स कि पत्रकारिता करना है आपको तो कहीं ना कहीं आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट होना राइट, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। सर अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि आप एक सफलतम पत्रकार को किस रूप में देखते हैं, किस टाइप का पत्रकार एक सफलतम पत्रकार है, और उसमें कौन से गुण होना चाहिए एक पत्रकार? एक तो निडर और निर्भीक हो। जी दूसरा, अपनी कलम से वो कभी कंप्रोमाइज़ ना करे, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में कई बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि हम क्षेत्र के किसी बड़े नेता की अगर खबर चलाते हैं तो हमारा जो बैनर है उस बैनर के ऊपर उस नेता की या जिसके भी जो बड़ा अपना पावरफुल लोग व्यक्ति होते हैं उनकी नज़र हमारे बैनर पे होती है कि अगर ये जिले से इस खबर को चला रहा है तो मैं इससे ऊपर जा कर के, इससे ज़्यादा डबल पैसा दे करके इसका बैनर किसी और को दिलवा सकता हूँ। तो लिखने की कला हमारी वहाँ वो समाप्त करने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन जो पत्रकार होता है उसकी पकड़ अपने पेपर में ऐसी हो, अपने न्यूज़ चैनल में ऐसी हो कि वहाँ कोई भी कितना भी बड़ा पावरफुल व्यक्ति चला जाए, जब तक उस पत्रकार से उसका संपादक बात नहीं करेगा तब तक के वो पत्रकार सक्सेस नहीं है। बिल्कुल। मीन्स कि है ना, उसकी कलम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि संपादक को ये सोचना चाहिए कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मैं काफ़ी नुकसान में रहूँगा। बिल्कुल सर। जी। सर आप युवा पत्रकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा पत्रकारों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वे पत्रकारिता निर्भीकता से और निडर होकर के करें। आने वाले समय में कई चैलेंजेस आते हैं, और एक इनकम ऑफ सोर्स अपना साइड में रख करके जनरेट कर करके चले, जिससे कि आपके घर परिवार में भी कोई दिक्कत ना हो और समाज आपको एक मान सम्मान पूर्वक तरीके से देखे। जी सर। सर जैसे प्रिंट मीडिया की तो हम बात करते हैं, प्रिंट मीडिया देखा हमने, जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखा, अब सोशल मीडिया भी एक अपना जी, अलग ही पहचान रख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं, सोशल मीडिया में क्या और सुधार होना चाहिए, या सोशल मीडिया से प्रिंट मीडिया पे क्या इफेक्ट हुआ है? देखिए, एक जनरेशन चलता है, जी जैसे कंप्यूटर हुआ करता था। कंप्यूटर का आकार पहले बहुत बड़ा था। बिल्कुल। आज कंप्यूटर समय की मांग को देखते हुए इतना छोटा हो गया है कि हम उसको जेब में लेकर के घूम रहे हैं। बिल्कुल। और उसी के जरिए सोशल मीडिया का प्रचलन आज की तारीख में इतना बढ़ गया है। आज से 10 साल पहले अगर हम देखें तो 1 GB डाटा के अंदर हम पूरा महीना निकाल दिया करते थे, और आज 1 GB डाटा हम लोगों को 1 घंटा भी नहीं चलता है। और मोबाइल हाथ में होने की वजह से सोशल मीडिया का हर व्यक्ति आज सोशल मीडिया पर कम समय में ज़्यादा लोगों तक के अपनी बात पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मतलब, और बहुत से युवाओं की प्रतिभाएं भी निखर कर आ रही है। आपने देखा होगा कि फेसबुक व्हाट्सएप पे रील्स वगैरह चलती है, कई लोगों की भी रील्स वायरल हो जाती है, कई छोटे छोटे अच्छे मैसेजेस भी होते हैं। तो और फिर कहीं कोई बड़ी घटना हो रही है तो पहले हमें पता नहीं चल पाता था कि कहाँ पर क्या हो रहा है। आज हम 1 सेकंड में सोशल मीडिया के माध्यम से पता कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और उस चीज़ को लेकर के सारा समाज जागरूक होता है और एकजुट हो जाता है। तो उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आते हैं। प्रिंट मीडिया का एक अपना होता है। जी पहले हुआ करता था जैसे कोर्ट में अगर कोई बात है या कहीं किसी पे कोई कार्रवाई हो रही है तो प्रिंट मीडिया के अंदर ये खबर छपी थी, तो उसको माध्यम मानते हुए कार्रवाइयाँ हुआ करती थी, और प्रिंट मीडिया के लेख काफ़ी प्रचलित भी हुआ करते थे।
महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिवाजी महाराज, जो सावित्रीबाई फुले, इनका इतिहास हमको प्रिंट मीडिया के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से पढ़ने के लिए मिला। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है और समय की मांग है, इसलिए सोशल मीडिया का तो काफ़ी प्रचलन है ही और काफ़ी अच्छी चीज़ भी है। बिल्कुल। सर, आपने जो एक अलग ही पहचान बनाई, नेपाल क्षेत्र से आते हैं आप जी। अपने मीडिया में, पत्रकारिता में एक अलग पहचान बनाते हैं, तो आपको ये सफलता का श्रेय आप किसको देंगे? इस सफलता का श्रेय तो मैं सबसे पहले अपने पिताजी को देना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं जा पाता। मुझे पत्रकारिता के लाइन में लाने वाले मुकेश तायड़े जी है, लेकिन एक सपोर्ट जो था पिताजी का, क्योंकि हर किसी के पिताजी ये चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख करके कुछ अच्छी जॉब में जाए, किसी अच्छी नौकरी में जाए, लेकिन पिताजी ने हमेशा मुझे सहयोग किया कि आप अपनी मर्जी से जो करना चाहो, जो आपके दिल को अच्छा लगे वो करिए। तो मैं इन दोनों व्यक्तियों को इसका श्रेय देना चाहूँगा। सर, एक छोटा सा मैसेज देश के युवाओं के लिए। देश के युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि वे किसी भी फील्ड में काम करें, लेकिन उनके अंदर एक मानवता हमेशा रहनी चाहिए। कोई अगर हमारे से नीचे है, गरीब है या ज़रूरतमंद है, तो हमेशा हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम खुद ही गरीब है तो हम किसी दूसरे गरीब की मदद कैसे करें। कई बार ऐसा होता है कि जो सलाह होती है वो भी बहुत काम करती है। अगर कोई व्यक्ति हमें अच्छी सलाह देता है और उस सलाह से हम कुछ अच्छा कर जाते हैं, तो इसके लिए तो हमको किसी रुपए पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। और फिर हमारे देश में कई एनजीओ है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं खुद भी एक एनजीओ से जुड़ा हूँ, निर्भय नेपाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी जी। वो खेल कूद में जो बच्चे अच्छा कार्य करते हैं उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं, और हमारी हमेशा से चॉइस रही है कि हम भले ही धन दौलत से अमीर ना हो, लेकिन अपने मन से इतने अमीर हो कि हम किसी की भी सहायता कर सकें, जिसका वो बाद में पीठ पीछे हमारा नाम निकाल सके कि यार इस व्यक्ति की वजह से मेरा काम अच्छा हो। जैसे आज मैं मुकेश तायड़े जी का नाम निकाल रहा हूँ कि उन्होंने मुझे पत्रकारिता की लाइन में लाया, और आज मैं आपके सामने बैठ करके अपनी जीवन की सारी बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। सर, जैसा कि अभी आपने एक संस्था का नाम बताया, जी। तो वो संस्था किस तरीके से कार्य करती है, और अगर कोई बच्चा खेल में अपना वो रखता है, रुचि रखता है जी। और उसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है वो, जी। तो वो किस तरीके से आप लोगों से संपर्क कर सकता है? देखिए, मेरी जो संस्था है निर्भय नेपाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी, इसके अध्यक्ष है हमारे सैयद शहजाद अली जी। तो जब हम कॉलेज टाइम में थे तो हम लोगों ने मिलकर के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को जागरूक करने के लिए इस संस्था का निर्माण किया था, और भी बहुत सारे काम हम लोग करते हैं। जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण वगैरह होता है, तो इसके अंदर ग्रामीणों को और नगरवासियों को जागरूक करना कि भाई गीला कचरा क्या होता है, सूखा कचरा क्या होता है। और स्पोर्ट्स में हम लोग हर महीने, मतलब मई के महीने में जब ग्रीष्मकालीन शिविर खेल विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो हम उनके माध्यम से शिविरों का आयोजन करते हैं। तो जो बच्चे खेल कूद में रुचि रखते हैं वो हमारे पास में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आते हैं। हम उन लोगों को एथलेटिक्स, ताइक्वांडो, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध उनको करवाते हैं, और उनके जो टैलेंट होता है उसको निखारने का हम लोग काम करते हैं। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं और हम लोगों को लगता है कि इस व्यक्ति को आगे जाना चाहिए, तो हम खेल विभाग से जो वहाँ पर बैठे हुए बांगरिया जी है और उमेश कोष्टा जी है, कमलेश बाबू जी है, तो ये लोग भी हम लोगों को लगातार बोलते हैं कि आप ऐसे बच्चों को हमारे पास में लाइए जिनका हम भविष्य निर्माण कर सकें। और उन बच्चों को हम लोग यहाँ पर जिला स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देते हैं। जब वो चयनित हो जाते हैं तो खेल विभाग फिर उनको आगे ले जाता है। जी सर, बिल्कुल। सर, आपने लीड लैब के मंच के सभी सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि आपका इस लीड लैब के मंच पर आकर अनुभव कैसा रहा? देखिए, लीड लैब का मुझे इससे पहले ज्ञान नहीं था। महिला बाल विकास में जो वृंदा मोरे मैडम है, उन्होंने मुझे बताया कि सर आप अपनी जीवनी जो है लीड लैब पर बता सकते हैं, जो आपने जो किया वो दुनिया के सामने आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आज मैं अपनी बात आप लोगों के माध्यम से समाज के सामने रख रहा हूँ।
तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपका भी कि आपके माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। और काफ़ी खुशी हुई लीड लैब के माध्यम से कि लीड लैब एक ऐसी गतिविधि चला रहा है जिससे समाज के जो लोग समाज के सामने नहीं आ पाते वो आपके माध्यम से सामने आ रहे हैं, और एक अच्छा छोटा सा मैसेज हम समाज को दे रहे हैं आपके माध्यम से, जिसमें कई लोग हमारी बातों से प्रेरित भी होंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे लीड लैब में आकर के, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। बिल्कुल सर। सर, हमारी टीम को विश्वास है कि आपके इस साक्षात्कार को देखने के बाद कई लोग जिस तरीके से आपका मैसेज था कि वो अपने मानवता को आगे रखते हुए बिल्कुल। जिस भी स्तर पे लोगों के सहयोग कर सकते हो वो सहयोग करेंगे। बिल्कुल। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।